हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ इतिहास के प्रश्नों में आपने पहले अध्याय में प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तरकालीन भारत, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, संगम युग, चेर चोल पांडव और दक्षिणी भारत का इतिहास तथा चोल, चालुक्य, पल्लव वंश पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज का अध्याय 11 है गुप्त काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। वातापी किसकी राजधानी थी? तो यह जो है डी चालुक्य की राजधानी थी। पल्लवों के बारे में एक गलत कथन बताएं। तो पल्लवों के बारे में एक गलत जो कथन था वह था तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई। निम्न में किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? तो यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो सर्वप्रथम सिक्के जारी चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? तो दूसरी राजधानी थी उज्जैन। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो प्रथम गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया? तो शकों को प्रथम बार हराने का दावा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो प्रथम गुप्त जो शासक था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो एक अन्य नाम जो है देवगुप्त किसका था? ऑप्शन बी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पशुपतों का एक प्रबल केंद्र था, तो वह जो है मथुरा में था। निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी? तो यह जो है इसका अभी राइट आंसर पता नहीं लगा, लेकिन अगर जहाँ तक है पृथ्व्या राजपुता अमोघ गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था? तो यह जो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन ऑप्शन डी वी.ए. स्मिथ कहा गया था। तो किसे समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था, जिसे किसने कहा था? वी.एस. स्मिथ ने कहा था। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऊपर जैसा मैंने बताया कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो जो समुद्रगुप्त से उपाधि नहीं है वह विक्रमादित्य है, क्योंकि यह उपाधि इनको नहीं मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? तो वह जो है प्रयाग के अभिलेखों में उपलब्ध है। किस गुप्त सम्राट को लिच्छवी दौहित्र बताया गया था? तो समुद्रगुप्त सम्राट को लिच्छवी दौहित्र बताया गया था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में गुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था कौन था? तो स्कंदगुप्त थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हूणों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन बी जो है भीतरी अभिलेख में उन्मूलन हुआ है।
हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो हूणों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर हमला किया? तो ऑप्शन डी स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हूणों ने हमला किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो हूणों को जो पराजित किए थे स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि हूणों ने स्कंदगुप्त को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी स्कंदगुप्त के सिक्कों में। उत्तरगुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन वर्ष का समकालीन था? तो ऑप्शन सी जो है माधवगुप्त सही हो जाएगा। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र की प्रांतपति बनाया था? तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थीं? तो ऑप्शन बी जो है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था, तो क्या नाम था? तंतुवाय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम शासक द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। फाहियान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? तो उपयुक्त में से किसी का ऐसा विवरण नहीं दिया है। फाहियान के यात्रा विवरण का नाम है तो फोक्यू की हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है कौन था? तो बी फाहियान थे। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? तो उस समय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिव लिंगों को किन नामों से प्रतिस्थापित किया था? तो सी जो है कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर नामों से प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान के यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेख है कि वह गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर ताम्रपात्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके शासनकाल से संबद्ध है? तो यह सी जो है कुमारगुप्त के शासनकाल से संबद्ध है। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो ऑप्शन बी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख में। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन बी जो है एरण अभिलेख से मिलता है। नगर प्रशासन के प्रसंग में नगर श्रेष्ठी एवं सार्थवाह का उल्लेख निम्नलिखित स्थान से प्राप्त गुप्त अभिलेख में हुआ है? तो ऑप्शन बी पुनरुवर्धन हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह जो है एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सती का सर्वप्रथम कलंकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो यह जो है एरण पर मिला है। 437 से 438 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन सी रेशम बुनकरों की। मध्य प्रदेश में स्थित किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में सती होने की घटना का उल्लेख है? तो यह जो है बी एरण अभिलेख हो जाएगा। निम्न में कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? तो यह जो है बी आपका महरौली प्रशस्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था?
तो यह जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मतलब साबित होता है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो कथन सत्य है वह ऑप्शन बी जो है केवल 2, यानी सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो ऑप्शन बी जो है केवल 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने अपने बारबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्घित किया था? तो ऑप्शन डी अनंत वर्मन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था अनिवार्य तत्व है? तो ऑप्शन बी जो है केवल 2 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो इसमें क्रम से लगाया जाएगा। तो ऑप्शन ई जो है 1, 2, 3, 4 और 5 यह सारे क्रम से लगे हुए हैं। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, यही कथन आपका सत्य हो जाएगा। गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित साहित्य को शासकीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो ऑप्शन डी जो है 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया। वह औपचारिक शिक्षा की हकदार थीं और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थीं। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध तथा उन्हें संपत्ति का अधिकार था। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए। इसमें आपका ए और बी दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाए 1 एवं 2 सही है, यानी गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रित था, ये भी गलत है। कि उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था, यह सही है, यानी 1 और 2 जिसमें है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है। तो बी जो है गुप्त काल से कलंकित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है 3, 2, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन गलत टाइप है, इसको आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो यह जो है गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था? तो ऑप्शन सी गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी? तो ऑप्शन बी गुप्त काल में। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ऑप्शन ए गुप्त वंश हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के युग गुप्त हो जाएगा। त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ था। तो त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय ऑप्शन सी गुप्त काल में हुआ था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ है। तो यह सी गुप्त काल में ही आरंभ है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ऑप्शन सी जो है गुप्त वंश हो जाएगा। मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? तो ऑप्शन सी जो है गुप्त वंश हो जाएगा। अग्रहार भूमिदान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी दान ग्रहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व गुप्त काल में कहापड़ क्या था? तो यह ऑप्शन सी एक सिक्का था। गुप्त पूर्व काल में निम्न में कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? तो यह जो है ऑप्शन डी गांधार एक ऊनी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था।
प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी? तो प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था ऑप्शन बी श्रेणी कहलाती थी। गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ऑप्शन बी ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकलित करता है? तो ऑप्शन बी जो है निगम आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो ऑप्शन ए रूपक कहलाते थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ऑप्शन ए ताम्र लिप्ति हो जाएगा। गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे? तो सी कुषाण और शक छत्रप सिक्कों पर आधारित थे। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? तो इसे नाम रूपक दिया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में अक्षय निधि था? तो यह जो है उक्त में से कोई नहीं था। गुप्तकालीन समाज में हास के कारण थे? तो वाणिज्य व्यापार का हास यही हास के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए, 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो ऑप्शन बी जो है दिनार जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। भाग और बलि थे? तो ऑप्शन बी जो है राजस्व के स्रोत थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? तो ऑप्शन बी जो है बयाना निधि सबसे बड़ी निधि थी। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? तो ऑप्शन डी जो है लैटिन से निकला हुआ है। गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर था? तो ऑप्शन बी जो है 32 ग्रेन था। निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? तो ऑप्शन सी जो है किसान उद्रंग कर चुकाते थे। गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है? तो ऑप्शन बी जो है भूमि का माप हो जाएगा। गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? तो ऑप्शन ए जो है उपरिक महाराज के नाम से जाने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों को किसने उदार व्याख्या की है? तो ऑप्शन सी जो है याज्ञवल्क्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकार दसपुर में बस गई थी किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? तो ऑप्शन डी जो है पट वस्त्र से संलग्न थी। ध्रुवाधिकरणिक का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन बी जो है धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे? तो जो कारण थे ऑप्शन डी जो है अरब आक्रमण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपड़क जो था वह फलित ज्योतिष से संबंधित था। इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? तो ऑप्शन सी जो है सार्थवाह प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ, यही जो है प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो सी जो है ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो जो गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्कों निर्मित किया, यह आपका वक्तव्य सही नहीं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? तो ऑप्शन डी जो है उत्तरी रूट से जाने वाला स्थल मार्ग जो है जोड़ा गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो यह जो है वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ऑप्शन डी उपज का 6ठा भाग था।
निम्नलिखित में से एक की अन्य तीन से भिन्न गुणार्थकता है, तो ऑप्शन सी जो है भुक्ति हो जाएगा। निम्न में कौन एक कृषि कर नहीं था, तो ऑप्शन बी जो है कर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन प्रतिपादक किया गया है, तो ऑप्शन सी कपिल द्वारा जो है सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है, तो सांख्य हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो ऑप्शन ए आपका सांख्य हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ऑप्शन बी जो है सांख्य दर्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, तो ऑप्शन डी कर्म से आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो ऑप्शन ए कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वह वेद शाश्वत सत्य है, तो ऑप्शन सी जो है मीमांसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा के प्रणेता थे ऑप्शन डी जैमिनी। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि महोदय। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो बी मीमांसा से है। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है, तो अनुस्मृति जो है अष्टांग योग का अंश नहीं है। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, तो गौतम थे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो गौतम ने प्रचारित किया था। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, तो लोकायत और कपालिक जो है भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, तो ऑप्शन सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो ऑप्शन डी शंकर देव ने बनाया। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्त किसकी है, तो यह जो है चारवाकों की है। तोरमाड़ किस जातीय दल का था, तो यह ऑप्शन बी जो है हूण जातीय दल का था। शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है, तो ऑप्शन बी जो है 242 वर्ष का अंतर है। गुप्त काल में निम्न में किसकी पूजा मुख्यतः होनी थी, तो ऑप्शन डी जो है विष्णु एवं शिव की पूजा। कथन ए जो है गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह था कि ऊंचे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र सांस्कृतिक बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र प्राकृत बोलते थे। कारण आर जो है आर है क्या कह रहा है, एक भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृति के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी। तो इसका जो राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तो सी जो है भास्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल में थे, तो यह जो है बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी, तो ऑप्शन बी जो है कुबेर नामा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था, तो सी जो है अग्निमित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था, तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कायस्थ जात का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है, तो ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य ने किया है। गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या था, तो ऑप्शन ए श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था, तो रुद्रसेन द्वितीय से किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो यह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था, तो ऑप्शन ए नारद ने किया था।
मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो बी मौखरी शासकों की राजधानी बी कन्नौज थी। प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में कौन जानकारी देता है, तो सी इत सिंह जानकारी देता है। गुप्त काल में वाराह मिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित है, तो यह एक खगोल विज्ञान पर आधारित है। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, तो गुप्त वंश का शासनकाल क्या था, ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी। पुड्रवर्धन भक्ति अवस्थित थी, तो यह ए उत्तर बंगाल में स्थित थी। गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो कथन सही है केवल ए आपका यानी 1 नंबर, यानी कुमारा मात्र सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन सी एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था, तो यह ऑप्शन डी ताम्र लिप्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था, तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है, तो ऑप्शन ए रेशम बुनकरों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो जहांगीर का लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में सिंघली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी, तो ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने विहार बनाने की अनुमति दी थी। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, तो यह जो है बी बिहार में अवस्थित था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपने देखा इतने सारे क्वेश्चन, और नेक्स्ट अध्याय 12 जो है गुप्तोत्तर काल से संबंधित हम क्वेश्चन कराएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।